9 मई 1540 और 1582 ये दो तारीखें आप याद कीजिए, क्योंकि आने वाले 8 मिनट के इस छोटे से वीडियो में एक ऐसी तारीख आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़ा कर देगी। नमस्कार, मैं आलोक पांडे। 9 मई 1540 के दिन यानी आज ही के दिन लगभग 480 साल पहले महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। और महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन की जो हर बच्चे को यहाँ पे मालूम है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ही ऐसा था कि वो अपने इतिहास की पुस्तकों से कहीं जा नहीं सकता, भारतीयों की मानसिक प्रेरणा से कहीं जा नहीं सकता। लेकिन वास्तव में राणा को जो महाराणा बनाया है वो हल्दी घाटी का युद्ध नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का उनका 20 साल का वो संघर्ष है जो उनके शौर्य, उनके धैर्य, उनके डिटर्मिनेशन को, उनके करेज को, उनके बलिदान को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और आज भारतीय युवाओं के सामने जो एक हीन भावना की, और पर्टिकुलरली हिंदू युवाओं के सामने जो एक हीन भावना की स्थिति पैदा हो रही है, उसको दूर करने के लिए राणा के इस इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, हम जानते हैं कि जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसके पश्चात उसने लगभग उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन राजपूताना में सिसोदिया वंश एक ऐसा वंश था जो उस वक्त राणा प्रताप के अधीन था, जिसको वो जीत नहीं पा रहा था। और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि गुजरात का जो भी व्यापार था वो उसी क्षेत्र से होकर के करना पड़ता था। और एक दूसरा यानी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सारी राजपूत सेना उसके सामने घुटने टेक चुकी थी सिवाय सिसोदिया वंश के। और जब तक वो उनके अधीन नहीं आता था तब तक पूरे राजपूताना की, पूरे हिंद की जो एक सॉवरेनिटी है वो उसके पास नहीं आ सकती थी। इसके लिए 1576 में हल्दी घाटी का बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप के पास मात्र 5000 की फोर्सेस और सामने जो मुगल फोर्सेस थी वो लगभग 30,000 की थी। लेकिन उसके पश्चात भी ये युद्ध इतना भयानक हुआ था कि 5 से 6 घंटे चलने वाले इस युद्ध में कई मुगल सैनिक मारे गए। राणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। चेतक का शौर्य हम इसमें देखते हैं जिसमें वो उनको सुरक्षित स्थान पर लेके जाता है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है। लेकिन इसके पश्चात भी मुगल फोर्सेस को डिसीजिव विक्ट्री जो कहलाती है वो नहीं मिल पाई थी। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ और उदयपुर के क्षेत्र में चले गए थे और ये इतनी भयानक लड़ाई थी कि मान सिंह और बाकी मुगल फोर्सेस राणा प्रताप के पीछे उनको पकड़ने के लिए जा भी नहीं सकी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये कहीं छुपे होंगे और फिर से अटैक करेंगे, हम बुरी तरीके से हमको हर्ट होगा। इसलिए मान सिंह वापस चले जाते हैं। जब वापस जाते हैं तो अकबर इतना नाराज होता है कि वो उनको अपने राज दरबार में घुसने नहीं देता है। जो बाकी मुगल सूबेदार और सेनापति गए थे उन सभी को डिमोट करता है, यानी उनका जो एक मनसब का सिस्टम था उस मनसब में सभी को डिमोट किया जाता है, सभी के स्टेटस को नीचे कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि अकबर को कितनी तकलीफ हुई होगी। इसके पश्चात असली संघर्ष और असली युद्ध इसके बाद शुरू होता है। महाराणा प्रताप जंगलों में और कुंभलगढ़ के आसपास के एरिया में रहते हैं। अकबर यहीं पर चुप नहीं होता है। 1576 की इस घटना के बाद 1577 में एक फिर से फोर्स भेजी जाती है। ये फोर्स शाहबाज हुसैन, सैयद कासिम, सैयद हाशिम और मान सिंह तो थे ही, लगभग 30,000 की फोर्स फिर से राणा प्रताप के लिए जाती है। ये फोर्स भी हारती है और डिसीजिव विक्ट्री किसी को नहीं मिलती है। अकबर वापस बहुत नाराज होता है। 1578 में अगेन द फोर्स और रीइंफोर्समेंट वाज गिवन। कितना महत्वपूर्ण था सिसोदियाओं को हराना अकबर के लिए, आप इसे समझ सकते हैं। ये फोर्स भी शहबाज खान के अधीन जाती है और इसमें एक बहलोल खान का भी एक नाम आता है सेनापति का, जो बहुत लंबी हाइट का और बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। ये भी वहाँ जाता है। राणा प्रताप इसमें भी नहीं हारते हैं और दोनों में से किसी को भी निर्णायक विजय प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद 1579 में फिर से ये सेनाएं जाती हैं शहबाज खान, बहलोल खान और मान सिंह के नेतृत्व में। लेकिन ये फोर्सेस भी राणा प्रताप को हरा नहीं पाती हैं। राणा प्रताप गुरिल्ला पद्धति से लड़ाई करते हैं और अंततोगत्वा मुगल सेना पीछे हटती है। 1580 में फिर से अटैक होता है। यानी देखिए अकबर के लिए कितना महत्वपूर्ण था। हर साल एक नई फोर्स के साथ वो राणा प्रताप को अधीन करने के लिए फोर्स भेज रहा था। 1580 में जो फोर्स जाती है उस फोर्स का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मशहूर उर्दू सेनापति और उर्दू कवि अब्दुल रहीम खान खाना जी थे। इस फोर्स को भी कोई भी किसी भी तरीके की सफलता नहीं मिलती है। ये फोर्स भी वापस जाती है। लेकिन इन लोगों ने इस
पूरे प्रकरण में ये काम किया कि 36 डिफरेंट लोकेशन पर मुगल चेक पोस्ट बनाई और सब जगह लगभग 1000 2,000 की फोर्सेस रखी। यकीन मानिए कि जो राणा प्रताप को हराने के लिए फोर्सेस भेजी जाती थी वो फोर्सेस 2, 5, 10 हज़ार की नहीं, 30, 40 हज़ार की मुगल माइटी फोर्सेस होती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि कंप्लीट मुगल फोर्सेस, मुगल आर्मी का लगभग 40 to 50% महाराणा प्रताप को हराने के लिए लगा था और लगातार लगा था। 1581 में एक साल राणा प्रताप को समय मिलता है क्योंकि उस साल कोई भी उनके ऊपर अटैक नहीं होता है और ये वही समय था जब भामा शाह जैसा एक नगर सेठ उनके पास आता है। और कहावत इस तरीके की, मैं हल्दी घाटी भी गया हूँ, देवार भी गया हूँ, अन्य क्षेत्रों में भी गया हूँ, चावंड भी गया हूँ। कहावत वहाँ की ऐसी है और वहाँ के लोकल लोगों का कहना ये है कि ये इतने पैसे दिए गए थे कि 12 साल तक 25,000 की फोर्स बिना किसी दूसरे डोनेशन के ऊपर रह सकती थी और कायदे से मेंटेन किया सकती थी। भामा शाह का नाम इसीलिए अमर है और राजस्थान की सरकार में और बाकी अन्य सरकारों में कई योजनाएं उनके नाम पे चलती हैं। 1581 के बाद 1582, 16 सितंबर 1582 का दिन आता है। उदयपुर से अजमेर के बीच में एक घाटी है जिसका नाम है देवार और ये देवार ही राणा प्रताप चुनते हैं, अपनी एक फोर्स बनाते हैं और इस फोर्स में भील, कोल और राजपूत का एक सम्मिलित संगठन बनता है। ये विजयादशमी का दिन था। महाराणा को ये यकीन था कि आज के दिन हमको आर या पार की लड़ाई लड़नी है। लगभग 50,000 की फोर्स सामने, 10-1,000 की फोर्स जिसमें भील, तीर, कमठे लेकर के अपना युद्ध कर रहे थे। विजयादशमी के दिन जब पूरा भारत, तत्कालीन भारत, दिए जला करके भगवान राम के अयोध्या में आने की पवित्र अवसर को सेलिब्रेट कर रहा था, उस समय महाराणा प्रताप अपने फोर्सेस के साथ अटैक करते हैं। ये वही इम्पॉर्टेंट युद्ध है जिस युद्ध में बहलोल खान को राणा प्रताप ने तलवार के एक वार से 2 फाड़ कर दिए थे। और 1582 में विजयादशमी के अवसर पर 1971 के बांग्लादेश वार में जो 90,000 सैनिक भारत के सामने बांग्लादेश में सरेंडर करते हैं, उसके बाद नंबर 2 का इन नोन हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगेस्ट सरेंडर होता है। 36,000 मुगल आर्मी के सिपाही महाराणा प्रताप के सामने सरेंडर करते हैं। ये पूरे दिन चलने वाला ऐसा भयानक युद्ध था जिसमें डिसिसिव हार होती है मुगल आर्मी की और चित्तौड़ को छोड़कर, केवल चित्तौड़ के किले और उसके आसपास के एरिया को छोड़ करके कंप्लीट मेवाड़ महाराणा प्रताप के अधीनता में आ जाता है। जो उन्होंने शपथ खाई थी कि मैं उदयपुर के या किसी भी महल में जाकर के रहूँगा नहीं, मैं कभी भी पलंग पर नहीं सोऊंगा जब तक मुझे ये डिसिसिव विक्ट्री नहीं मिल जाती। ये विक्ट्री लगभग इनकी ये जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, ये प्रतिज्ञा लगभग पूरी होती है और महाराणा बनने का जो उनका सफ़र है वहाँ ख़त्म होता है। ये इतनी डिसिसिव हार थी कि इसके पश्चात अकबर को 1584 में वापस आना पड़ा। 6 महीने तक उसने वहाँ कैंप किया, उसके बावजूद महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया और वापस आगरा चला गया। लेकिन ये जो बैटल ऑफ देवार है, ये दीवार इंडियन हिस्ट्री में आपको कहीं नहीं मिलेगी, या इसका उल्लेख भी किया जाएगा तो केवल 1 लाइन या 2 लाइन में किया जाएगा। मैं खुद IAS की तैयारी करते समय हिस्ट्री को एज ऑप्शनल मैंने पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई की है, 6-7 साल पढ़ाई की है और बहुत किताबें पढ़ी हैं। लेकिन जो बैटल ऑफ दीवार है, ये बैटल ऑफ दिवेर हमको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, या दिखाई भी पड़ती तो 1-2 लाइन में। भारतीय युवाओं, विशेष रूप से हिंदू युवाओं में जो हीन भावना की भावना है और वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से अपनी नज़रें नीचे करके चलते हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं पूरी एक सीरीज़ लेके आऊँगा जो अनटोल्ड, अनसंग इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडिया हैं, जिसमें भारतीय राजाओं ने बहुत ही दम के साथ, भारतीय रानियों ने बहुत ही साहस के साथ ये युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। इनको आपको बताने के लिए इस बैटल ऑफ दिवेर का ना तो कोई उपन्यास बना है, ना कोई बॉलीवुड की मूवी बनी है, ना हिस्ट्री की बुक्स में उनको वो सूटेबल प्लेस मिला है जो उसको मिलना चाहिए था। चावंड अगर आज आप जाएंगे, हल्दी घाटी अगर आप जाएंगे, तो वो टूटी फूटी सड़कें और टूटे फूटे दीवार जिनमें पेड़ उगाए हैं, ये चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में, हमारे गौरव में इनको स्थान देना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, अगर उस राज चिन्ह को आप देखें तो उसमें बीच में उगता हुआ सूरज है, एक तरफ भील और कोल है और एक तरफ क्षत्रिय समाज है। ये भी बताता है कि इंडियन हिस्ट्री में जाति के लिए कोई स्थान नहीं था। महाराणा की सेना में सारे जाति के लोग, चाहे वो तथाकथित लोअर क्लास हो, तथाकथित अपर कास्ट हो, सब साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलकर के युद्ध करते थे और तब उन्होंने वो जीत